1984 के सिख विरोधी दंगों के एक गुनहगार सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, सांसद रहे, ये मंत्री भी रहे क्या सर? मंत्री भी रहे, जेल में थे, बीमार पड़े, अस्पताल गए और उनका निधन हो गया। अब सज्जन कुमार जब तक एक्टिव रहे, एक तो ये आरोप इनके पीछे ऐसा पड़ा, बल्कि आरोप क्यों, दोष कहें, क्योंकि सिद्ध हो गया था। ये तो सिद्ध, दो बड़े लोग कांग्रेस के, सज्जन कुमार और टाइटलर। ये क्योंकि इनको उम्र कैद की सजा हो गई, तो इनकी आप पिछले 10-20 सालों से तो बहुत एक्टिव, 10 साल से तो कम से कम एक्टिव नहीं रहे बिल्कुल भी ये, लेकिन इस आरोप ने इनका कभी पीछा छोड़ा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा जगलरी करती रही कि सज्जन कुमार पार्टी में भी हैं और सज्जन कुमार से हमको एक हाथ की दूरी भी बना के रखनी है। अब ये काम कैसे किया कांग्रेस ने? लेकिन सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संपर्क भी थे, कुछ नेताओं के वो दोस्त भी रहे होंगे। सर दिल्ली में पॉलिटिकल आदमी कोई नेता ही नहीं रहा एक्चुअली कांग्रेस के उस तरह से, यदि आप देखें पॉलिटिकल आदमी, सीनियर आदमी, तो उनके रिश्ते सब जगह से थे, सब लोगों के साथ थे। ऐसे ही एक परिवार है हुड्डा परिवार। तो भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त है, भूपेंद्र हुड्डा ने उनके निधन के बाद कहा कि मेरा दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, मित्र थे। उनके बयान पे तो नहीं हुई कंट्रोवर्सी, जो बेटे हैं सांसद दीपेंद्र, उनके बयान पर कंट्रोवर्सी हो गई। हालांकि वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आप इसे समझ लीजिए ना कि सफाई देनी पड़ रही है तो गले मुसीबत पड़ गई। ऐसा कोट किया गया उनको लेकर के कि उन्होंने कहा कि ये तो रोल मॉडल थे, ये मेरे रोल मॉडल हैं। अब दीपेंद्र सफाई दे रहे हैं कि मैंने ये शब्द कभी कहे ही नहीं, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र होंगे, उनका निधन हुआ, शिष्टाचार है, आदमी तो अच्छे बोलता ही है कोई भी, किसी भी जाने वाले के लिए, तो उन्होंने भी कोई बोले। लेकिन अब ये हरियाणा में और पंजाब में और दिल्ली में, इन 3 राज्यों में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात हो गई है कि उनके नेता सज्जन कुमार के लिए ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अखबारों में ये रिपोर्ट हो गया। बल्कि एक ने तो मांग कर दी कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पार्टी के ही नेता ने, कि इनके ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये तो बिल्कुल आग बबूला हो गए, तो वो तो मतलब उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो। इनका निधन हुआ था 20 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल के अंदर, और उनके निधन के बाद ही श्रद्धांजलि देने वालों में दीपेंद्र हुड्डा थे, उनकी बात पर विवाद हुआ। मैं आपको पहले चन्नी का बयान सुनाता हूं और फिर आपको दीपेंद्र हुड्डा का नया बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात उनके लिए नहीं कही, वो देखिएगा। सज्जन कुमार सिख कौम का कातल है, गद्दार है। इन्हें साजिश की सिखा नूं मारन दी और मरवाए, इनू 2 बार उम्र कैद सज़ा हो चुकी। ये गल कली सिख कौम की नहीं है, इस बंदे ने मानवता नूं शर्मसार किया है। हज़ारां सिखां नूं कतल किया गया, टायर गल दे विच टायर पा के साड़िया गया, घरां विच वड़ के लुट्टिया गया, पत्त रोली गई। ये बंदा उहदे वास्ते जिम्मेवार है। इनू किस तरह सिख कौम और पंजाबी माफ़ कर सकते हैं तो देश माफ़ कर सकता है? ये बंदा रोल मॉडल तक क्या, इसका नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। इस नूं तां कटहरे विच नहीं, इनू चौंक विच खड़ के गोली मारनी चाहिए सी, लेकिन यह सज़ा भुगतदा मरिया, कोई एवें नहीं मरिया, अपने घर नहीं मरिया, जेल विच मरिया ये बंदा, और इहदे तां कीड़े पैने सी उत्थे। इस करके ਇਹਦੇ बारे जे कोई रोल मॉडल कहता तो अपनी जबान नूं भी संभाले और अपने आप नूं भी संभाले। उन्होंने कहा कि अगर कोई रोल मॉडल कहता है तो जबान भी संभाले और अपने आप को भी संभाले। दीपेंद्र के लिए कह रहे हैं वो। अब दीपेंद्र हुड्डा का आप ओरिजिनल बयान सुन लीजिए जो उन्होंने दिया था सज्जन कुमार के लिए, और उसके साथ ही फिर जब विवाद हुआ तो उनका ताज़ा बयान, उनकी सफाई, दोनों सुना दें। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है, हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं, और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी, मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं, जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा
किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इसमें ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। अब वो जितना बयान अभी आपने सुना उसमें रोल मॉडल शब्द नहीं है, लेकिन तारीफ तो अच्छी खासी है कि राजनीतिक क्षितिज पर इतना बड़ा सितारा थे और ये थे और उनकी भरपाई नहीं हो सकती और उनकी मिसालें दी जाती हैं उनके काम की। ऐसा ही आदमी रोल मॉडल होता है। उन्होंने मिसाल शब्द तो इस्तेमाल किया ही कि वो एक मिसाल थे, राजनीतिक क्षितिज पर बड़ी शख्सियत थे, उनके निधन की कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। देखिए, ये इसमें दो राय नहीं है कि सज्जन कुमार दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता थे, खासकर बाहरी दिल्ली में, और इतने बड़े नेता थे कि जब वो फंसे सिख दंगों में तो उनके बेटे, मेरा ख्याल है रमेश कुमार का नाम है, उनको टिकट दिया गया, वो वहाँ से चुनाव लड़े और एमपी भी बने। मतलब कांग्रेस उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दूसरे बड़े नेता जगदीश टाइटलर थे, वो भी सिख दंगों में दोषी पाए गए। और तीसरे एक जिन पे आरोप लगे, दोष साबित नहीं हुआ, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब ये जो दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी है, सही है कि रोल मॉडल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आपने मिसाल कहा, आपने उनका गुणगान किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझनी होगी। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दोनों जाट समुदाय से आते हैं। अच्छा, तो एक समुदाय का दबाव भी है, एक दूसरे की मदद भी करते रहे चुनाव के दौरान। तीसरी बात, जो समय है, टाइमिंग है, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत हो। प्रॉब्लम वही है, पंजाब में चुनाव है, चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले से आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, और अगर यह मुद्दा बढ़ता है तो एक तो चन्नी का दबाव बढ़ेगा आला कमान पर, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, और तीसरा पंजाब में सिख समुदाय की नाराजगी अगर बढ़ी तो कांग्रेस की चुनावी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बीजेपी ने घुमाना शुरू कर दिया बयान, और बीजेपी ये भी कह रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि ये सज्जन कुमार को कांग्रेस की सरकार ने कभी दोषी नहीं ठहराने के लिए काम किया। मोदी सरकार आई, एसआईटी बनाई, केस खोले, पुराने केस खोले, और उसके बाद इनको सजा हमने दिलाई, इस सरकार ने सजा दिलाई है, वरना कांग्रेस ने तो उनको आजाद छोड़ा हुआ था। लेकिन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, पता नहीं इन बातों का कितना इलेक्शन वगैरह में असर पड़ेगा। सर, इलेक्शन में कितना असर पड़ेगा वो तो नहीं पता हम लोगों को, लेकिन इलेक्शन है इसलिए ये ज़्यादा बड़ा विवाद हो गया। और जो चन्नी साहब का भी, मतलब आपको तो पता ही है, आप और राहुल जी को पता है कि वो कांग्रेस में हैं, बाकी लोगों को नहीं पता, फिर भी उन्होंने इतनी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि पंजाब का चुनाव तो है, वो कहीं भी रहें। और मसला देखिए, इसको सीरियस नोट पे लेना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि भावनात्मक मुद्दों पर बहुत ध्यान करके आपको बात करनी चाहिए। सिख दंगे, सिख विरोधी दंगे सिखों के लिए बड़ी घटना है, वैसे देश के लिए भी है, पूरे देश के लिए है। तो उसमें किसी बात को जोड़कर कैसे करना, ये सावधानी तो दीपेंद्र हुड्डा को रखनी थी। दीपेंद्र के लिए कह रहा हूँ मैं, दीपेंद्र के लिए कह रहा हूँ कि उनको वो सावधानी है। लेकिन क्या है कि अब वो ये जो चार नाम है ना, ये उस कांग्रेस के उस समय की सबसे बड़ी चौकड़ी है एक तरह से। कौन कौन? कमलनाथ जी, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, है ना, ये चारों पांचों लोग संजय सिंह की टीम थी पूरी, और एक संजय गांधी की टीम, और एक थे एचकेएल भगत साहब जो अब नहीं रहे, एचकेएल भगत साहब, इसीलिए मैंने उनका नाम भी दिल्ली दंगों में। हाँ, तो एचकेएल भगत। तो एक और ये बात भी समझनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं के लिए या किसी के लिए, कि पार्टी, आपने पार्टी, भाई ये इन लोगों ने किसके लिए किया ये सारा काम? मान लीजिए जो भी आरोप लगे हैं, दोष हुआ है, वो तो गांधी फैमिली के लिए किया ना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने जो कहा कि भाई क्या बोला था कि वो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उन्होंने उनके साथ किया। सिख समाज तो पहले कांग्रेस के साथ था ही, ऐसा कुछ नहीं है, और उससे पहले ये बात हुई। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पार्टी की लॉयल्टी के लिए आप यदि गलत तरीके से जाएंगे तो पार्टी फिर आपके लिए खड़ी नहीं होती है। उनको, सज्जन कुमार को जेल जाना ही पड़ा, पूरी जिंदगी उनकी निकल ही गई। जगदीश टाइटलर के साथ भी वही हुआ। तो उन बातों को आप सही तरीके से रहिए ना, केवल मोर लॉयल देन किंग होना जो है ना खतरनाक होता है राजनीति में। मैं इसके थोड़े से गहरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और पंजाब का चुनाव ना भी हो तब भी सिख विरोधी भावनाओं के लिए ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। इसको बहुत सीरियस नोट पर लेना चाहिए था, बल्कि कांग्रेस को भी कहना चाहिए था कि भाई हम इस पर वो करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है दबाव उन पे आया ही है इतना कि उनको सफाई दिया ही होगा, सफाई देना। दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा की राजनीति करते हैं ना, वो हरियाणा की जाटों की राजनीति को देखेंगे।
सज्जन कुमार के निधन पे हरियाणा के जाट नहीं, वो समुदाय ने पंजाब जिस चुनाव तरीके नहीं से होता शोक तो संदेश व्यक्त किया है, उसकी मजबूरी है हरियाणा को लेकर उनको एक नेता बताना, उनके सम्मान में चार बात बोलना कि जाट कम्युनिटी के बड़े नेता रहे वो दिल्ली के, जाट उनको बहुत मानते रहे। अब दीपेंद्र हुड्डा को तो हरियाणा की राजनीति करना है, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा तो हमेशा से जाटों की राजनीति करते रहे, वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने अपने हरियाणा की राजनीति को देखकर बोला। और ठीक है कि पंजाब के तो फिर चुनाव माफी दिनों क्यों मांग रहे हो? कहते थे नहीं, मैंने जो बोला, मैंने ठीक है, रोल मॉडल लेकिन शब्द अगर- मैंने इस्तेमाल नहीं लेकिन- किया, बाकी जो मैंने लेकिन कहा। क्या 1984 के दंगों के बाद पंजाब में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? बिल्कुल हमेशा बिल्कुल कांग्रेस बनी, की सरकार बिल्कुल बनी है। बनी, आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा सांसद इसीलिए कह रहा कांग्रेस के हूं, वहां से वहां हैं। पर कोई- और भले चन्नी ही बात साहब ये इतना जनता पार्टी चन्नी पर- साहब इतना आग बबूला हो गए, भाई सज्जन कुमार कोई आरएसएस के आदमी थोड़ी थे, हाँ, ये तो वो तो कांग्रेस कांग्रेस के लीडर जिसको है। आप कह रहे हो कि और जगदीश टाइटलर तो आज भी कांग्रेस नाम में लेना भी पाप है। जगदीश टाइटलर तो आज भी कांग्रेस के अंदर है वो। सर ये देश में बार बार कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विरोधी है। इस देश में ऐसे ढेर सारे नैरेटिव खड़े किए गए, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी हम लोग मनुस्मृति की बात कर रहे थे तो आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया भाई? जो काम सिखों का जिस तरह का नरसंहार किया, वो भी अपने नेता के एक निधन के बाद, वो बहुत दुखद था। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, वो सब बातें एकदम दुरुस्त है। लेकिन ऐसे कानून व्यवस्था सब अपने हाथ में ले ले सत्ताधारी पार्टी के लोग। और राजीव गांधी ने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कोई छोटे लोग नहीं थे भाई। ये जब हम कह रहे हैं कि ये चौकड़ी थी, तो उस वक्त यही लोग देश चलाते थे। और सिखों को सिर्फ दिल्ली में नहीं मारा गया, देश का कोई हिस्सा नहीं बचा। और सिर्फ मारा नहीं गया सर, दुकान सरदार की है तो लूट लिया, उसको छोड़ दीजिए, बर्बाद कर दिया उसको। गंभीर और उसके बावजूद सिख विरोधी कांग्रेस नहीं है, लेकिन मुसलमान विरोधी भाजपा है। आप जरा इसको समझिए। ये देश में विमर्श चलता ना, आज भी बहुत लोग कहते हैं अरे पंजाब के लोग क्यों देंगे भाजपा को वोट, लेकिन कौन सा क्या बिगाड़ लिया भाई? और ये सच है कि इसकी जांच तो दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार में आने पर खुली है, इसको समझिए आप। लेकिन अब नैरेटिव में पता नहीं कैसे बनता है, और ये तो तय तो अंत में सिखों को ही करना है। चन्नी जी की बात आगे बढ़ते हैं, आगे काफी और खबरें। चन्नी जी आजकल काफी सुर्खियों में रह रहे हैं, अपनी पार्टी को खूब उन्होंने हल्कान भी किया हुआ है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। एक कुछ दिनों पहले ये अभी CWC दिल्ली में हुई थी, तो उसमें नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरा पेपर है, पढ़ रहे हैं। पढ़ने कोई कभी भी पढ़ सकता है, तो वो पेपर लिख रहे हैं, ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस MA कर रहे हैं, तो पेपर लिख रहे थे। तो इसी वजह से ये कांग्रेस की CWC की मीटिंग में भी नहीं आ पाए थे। लेकिन इस परीक्षा के लिए चन्नी जी के साथ उनके साथ साथ कैमरा भी गया, और पंजाब विश्वविद्यालय से MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम देने के लिए गए। तो अब अपोजिशन वहां ये कह रहा है, ये चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व सेनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं देवेश मुदगिल, इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोबारा पेपर कराने की मांग की है। अरे उन बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर दे रहा है, तो कैमरा क्या कर रहा है? वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, कैमरा, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, टैबलेट, लैपटॉप, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते। तो फोटो कहाँ से आ गई ये? अच्छा, और चन्नी जी बड़ी तल्लीनता से पेपर लिख रहे हैं, हो सकता है 2-4 सवालों के जवाब उन्होंने दे चुके हों जब तक ये फोटो खींची। तो फोटो कैसे खींच गई, ये जो है ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। समीर जी, नहीं सवाल तो आजकल वाजिब है। पेपर, हाँ, आजकल पेपर बड़ा वो इशू है भाई। सवाल तो वाजिब है कि भाई मतलब, और अंदर कौन कैमरामैन लेके गया था, या जो अंदर एग्जामिनर थे उन लोगों ने फोटो लेकर बाहर भेजा है, ये जांच का विषय है। उन्होंने मुद्दा तो अच्छा उठाया। अब जो एग्जामिनर होंगे वो बताएंगे कि भाई क्या उन लोगों ने निकाला है फोटो, या वहाँ जो कैमरे लगे थे कोई वो ना करे, चिटिंग ना कर ले, तो उस कैमरे से ये फोटो लेके दिया गया है। वो भी कह सकते कि भाई कैमरे था तो बाद में हमने उसको रिलीज कर दिया, अंदर कोई आदमी नहीं गया था। किसकी मजाल है सर, एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर लिख रहा है, कोई फोटो भी नहीं खींच सकता क्या? नहीं, लेकिन क्या हो गया? लेकिन ये अब एक पॉजिटिव बात भी है कि हमारे राजनेताओं की कि फोटो अपॉर्चुनिटी वो हर जगह ढूंढ लेते हैं। नहीं सर पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा? सर, ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी अच्छी चीज है, चाहे जिस वजह से हो। एक नेता है, अपने अच्छी बात है, इस पड़ाव पे वो MA कर रहा है, और ये कौन सी बात हुई भाई? फोटो जाहिर है किसी ने खींची होगी, उन्होंने तो खींची वो कैमरा लेकर, वो लैपटॉप लेकर, वो घड़ी लेकर, वो स्मार्ट, अरे भाई आप फोटो खींच गई, और मुझे लगता है और एग्जामिनर का ही दिल कर गया हो, वही खींच लिया। ये फोटो उन्होंने इसलिए रिलीज करवाई क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा कि भाई CWC में गए थे, कौन सा बहाना था ये पेपर का, इसलिए तो वो पेपर उन्होंने साबित किया कि मैं पेपर दे रहा था। चलिए अगली खबर में बढ़ते हैं।
इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विदेश की यात्रा पर थे, ब्रिटेन, और उनको जाना था उसके बाद अमेरिका, लेकिन अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली उनको, जिसके बाद वो ब्रिटेन यूके से ही भारत वापस लौट आए। रेवंत रेड्डी को ब्रिटेन के बाद ही तुरंत अमेरिका जाना था, उनका कार्यक्रम भी था, उनको कई लोगों से मिलना था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में किसी भी पोस्ट पर जब कोई नेता होता है तो उसको भाई MEA से मिनिस्टर्स को, केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इजाजत लेनी पड़ती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि हम जा रहे हैं, तो इनको अपना कार्यक्रम एडवांस में बताना पड़ता है। रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि उनके अमेरिका दौरे का मकसद केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर चर्चा करना था, दुनिया की बेहतरीन संस्थानों को भारत और हैदराबाद लाना था। वो जाते वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में लोगों से मिलते, लेकिन भारत में चूंकि किसी भी सरकारी दौरे के लिए केंद्र सरकार की पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है तो उनको नहीं मिली। तो अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा वो पॉलिटिकल काम करने जा रहे थे जिसके लिए उनको नहीं मिली इजाज़त। तो अब दावा ये किया जा रहा है कि वो अमेरिका जा रहे थे तो उनके दो लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम थे। एक है न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से मुलाकात, ममदानी से मिलना था उनको, और दूसरा उनको मिलना था JD वैंस से। तो ये दोनों पॉलिटिकल मुलाकातों की श्रेणी में आती हैं, इसीलिए उनको जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। अब समीर जी बताएं इसमें, मतलब वैसे मैं जनरली रूल्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हैं ही, लेकिन वो नेता ही तो है ना, एक नेता दुनिया के दूसरे नेता से मुलाकात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, और सही कई मुख्यमंत्रियों को अनुमति मिली है जाने की, लेकिन इसके जो विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है कि क्यों अमेरिका जाने के लिए रेवंत रेड्डी को मनाया गया, उन्होंने विस्तार से उसकी जानकारी जारी कर दी है। और मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी को ममदानी से मिलने की क्या जरूरत थी न्यूयॉर्क के मेयर से। भाई वो किसने मिल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद के मुस्लिम वोटर्स को, उनके जो तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स हैं उनको संदेश देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से न्यूयॉर्क में बैठकर वो मुसलमानों की राजनीति ममदानी कर रहे हैं, वहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनसे कोई टिप्स लेकर आने वाले थे? राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरोस से लेकर आते हैं, और ये क्या ममदानी से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी नहीं था JD वैंस से मिलने का कार्यक्रम था, JD वैंस का भी था, ममदानी का भी था। जो एक्सप्रेस ने खबर करी है उसमें नाम भी था कि उनके साथ इनकी मुलाकात का तय हो चुका था, और बाद में उन्होंने फोन पे भी बातचीत की है। जब इनका कार्यक्रम उनको मिला कि सरकार से परमिशन नहीं मिली है तो उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने दुख व्यक्त किया और खेद व्यक्त किया कि मैं आ नहीं पा रहा हूं आपसे मिलने को लेकर। तो मुझे लगता है कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। और सरकार ने अभी मना किया, हमेशा के लिए तो मना नहीं किया है। आपको जिस देश की अनुमति मिली है आप वहां जाइए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपका प्लान था, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम मीटिंग कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आने का प्लान नहीं था, इसके अंदर तेलंगाना की जो मुस्लिम राजनीति है, इनकी जो वहां की स्थानीय राजनीति है, उसको भी मुझे लगता है ये उस नए आयाम देने के लिए वहां के न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने का इनका प्लान था। सर क्या कैसे होता है, मतलब क्या कैसे तय होता है? वो एक ऑफिशियल तरीका है कि भाई MEA उसको क्लियर करता है आपके प्रोग्राम्स को, केजरीवाल को भी नहीं है ना वो। और बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारें जो है यदि केंद्र में और राज्य में अलग अलग हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई इस सरकार में ऐसा हो रहा हो, हर सरकारों में कुछ कुछ कारणों से होता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं दोनों ही नेताओं से मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं और ममदानी साहब वो एंटी मोदी है खुल के। एक ममदानी की बात है, न्यूयॉर्क के ऑफिशियल, बल्कि उन्होंने अपनी कैंपेन में बल्कि विवाद भी हुआ था, मुझे याद है, जो भी अभी कैंपेन न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के लिए कर रहे थे तो उसमें आपत्तिजनक नारे वगैरह भी लिखे थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम ये बात मान लें कि वो मैसेज देना चाहते हैं हैदराबाद के मुसलमानों को या तेलंगाना के मुसलमान, तो वो मैसेज तो उनका पहुंच गया, ये मुलाकात किए बिना भी। क्यों मैं जा रहा था, मुझे रोक दिया गया। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है और कोई कारण मुझे नहीं लगता। वो ममदानी से भी मिल लेते और JD वैंस से भी मिल लेते। अब JD वैंस का क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं वो क्रिश्चियन है, फिर वो क्रिश्चियन है, तो फिर केवल हिंदू से ही लोगों से मिले देश के लोग, यही हुआ इसका मतलब। तो JD वैंस तो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के और वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। मेयर से आप हैदराबाद के मेयर के बारे में, हैदराबाद के डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो। और यदि पॉलिटिकल मसला ही है तो पॉलिटिकल मसले में तो रेवंत रेड्डी ने अपना मैसेज दे दिया जिनको देना है। यदि हम यही मानते हो कि भाई मुसलमानों को मैसेज देने के लिए वो जा रहे थे, तो वो मैसेज तो उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ कि बहुत बार बहुत सरकारें हमेशा ही केंद्र और राज्यों में ये कुछ कुछ कारणों से चलता रहता है। कई बार इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, कोई इंडस्ट्रीज को लेकर भी बात होती है, चलता ही रहता है डेमोक्रेसी में ये सिस्टम में। सौरभ जी बस एक लाइन है, देखिए ये पूरी तरह से जो भी फॉरेन विजिट होती है तो ये सोवरेंटी का मसला होता है।
जब आप पॉलिटिकल मुलाकात करते हैं तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं या आप एक स्टेट के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं, वहां किस तरह का कार्यक्रम आप करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी बाकायदा वो तो MEA सब को देनी देते ही होती हैं। है। चूंकि इनकी जो जानकारी थी वो पूरी तरह से नहीं दी गई थी, जो MEA ने डिनाई करते हुए बाकायदा एक बयान जारी किया है ना कि इन्होंने यूएस को लेकर ये बाकायदा इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। जो जानकारी थी, ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम की पूरी डिटेल नहीं थी, इसलिए वो क्लियरेंस नहीं मिला। चले ठीक है। अगर एक खबर ये भी आज काफी कम से चर्चा कम में आई राहुल है। गांधी की विदेश यात्रा को अब पता नहीं होता, रेवंत रेड्डी का तो पता रहे ना सरकार राहुल गांधी को परमिशन नहीं लेनी पड़ती ना सर किसी से। नहीं, वो MEA से परमिशन तो राहुल होती गांधी है। को भी लेनी हाँ, LOP MEA है तो लेनी पड़ती है। MEA की क्लियरेंस अच्छा, तो ठीक होती है उसमें। RTI से एक खबर आई है कि लुटियंस दिल्ली में जो हमारे मंत्रियों के बंगले हैं, इनके रख रखाव में 92 करोड़ रुपए साल 25-26 में खर्च हुए। 92 करोड़ 35 लाख ये मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुए हैं। 2014-15 में ये खर्च था 27 करोड़ 47 लाख, 27.5 करोड़। तो ये लगभग 3 गुना हो गया 10 साल में, 11 साल में 27.5 करोड़ से 92 करोड़ ये खर्च जो है वो पहुंच गया है। और अगर आप पूरा 14-15 से लेके आज तक 25-26 टिल डेट इन पूरे 11-12 साल में टोटल खर्च हुआ है 547 करोड़ 68 लाख रुपए। कितने मंत्री रहते हैं आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में? आमतौर पर 70 से 72 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। अब क्यों इतना खर्चा हुआ? ये 2014 के बाद पर ईयर अगर आप देखें तो 2014-15 में सबसे खर्चा जो हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। पूरी डिटेल है, हर साल कितना 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 खर्च किया गया, मगर इस साल ये सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। अब ये बताया जा रहा है कि जो खर्चा है ये इसलिए किया गया क्योंकि एक तो महंगाई बढ़ गई और दूसरा सेंट्रल दिल्ली में बड़े कंपाउंड में बनी पुरानी इमारतों के रख रखाव में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। CPWD करता है खर्च ये। अब वो ये भी कह रहे हैं कि कई बंगले तो 80, 90, 100 साल पुराने भी हैं लुटियंस दिल्ली के अंदर, तो उन सब की मेंटेनेंस में इतना खर्चा जो है वो आ रहा है। और अगर ये दावा सही है तो ये खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जाएगा। अब ये केवल रखरखाव पे खर्चा हुआ है मेंटेनेंस में खर्चा या नहीं साज होता। सज्जा पे खर्चा हाँ, हुआ है? ये अंतर करना पड़ेगा। रेनोवेशन में वो ज्यादा कह रहे हैं खर्चा कि हाँ, बट वो कह रहे हैं ये स्ट्रक्चरल रेनोवेशंस हैं, मतलब किसी मंत्री के विशेष किसी घर में कुछ लग गया हो, जैसे हम सुनते थे, अब वो नहीं रहे, बड़े चर्चित सांसद थे, उन्होंने घर में स्विमिंग पूल बना रखा था, लेकिन वो अपने पैसे से बनाया था उन्होंने। जैसे भी बनाया था सर, अपने पैसे से। अब कौन जाने अपने पैसे से बनाया था? नहीं, वो तो CPWD का हिसाब होता है ना, उसमें कोई अच्छा, कौन ठीक जाने है। जैसा नहीं होता। ठीक है सब तो मगर इसमें ऐसी कोई डिटेल ये नहीं आई है कि कोई अनाप शनाप खर्चा किसी बंगले पर किया गया, लेकिन ये मेंटेनेंस पर इतना खर्च हो रहा है, ये बात है सर। एक बात तो ये देखिए, अभी हम लोग चुनावों के खर्च की बात कर रहे थे, बार बार चुनाव होते खर्च होता है, तो लोकतंत्र महंगी शासन प्रणाली है, इसका एक और प्रमाण है। संसद सत्र नहीं चला, हमने कहा कि प्रति मिनट इतना खर्चा हुआ, हमारे सांसदों पर कितना खर्चा होता है उसका एक और उदाहरण है, और वो क्या काम करते हैं बहस भी होनी चाहिए। अब ये बात आ रही है कि इनमें से कुछ बंगले 80 से 100 साल पुराने हैं, अब हम जो बना रहे हैं वो इतने साल चल पाएंगे क्या? वो तो आप अलग। दूसरी बात, नहीं, लेकिन अभी तो सरकार ने इसके लिए एक काम और किया दूसरी जिसकी बात, चर्चा कर ले कि वो जो जिस नए तरह फ्लैट्स से सरकार ने बना दिए साल दर साल तो खर्चा बढ़ रहा है, फ्लैटों में रहेंगे जाके, सांसद तो रहते हैं MP रह रहे हैं ना। साल दर साल जिस तरह से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, अगर वो महंगाई का पैमाना है तो सरकार ध्यान में रखे कि आम आदमी की मुश्किलें कितनी बढ़ रही होंगी। तीसरा, जो MPs के बारे में सोचा गया, मुझे लगता है उस लाइन पर सोचने की जरूरत मिनिस्टर्स के बारे में भी है। उनको डुप्लेक्स बना सकते हो, ट्रिप्लेक्स बना सकते हो, उनको नई बिल्डिंग बना के देना भविष्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा। वो तो केजरीवाल जी ने साबित कर दिया ना सर, वो पॉसिबल नहीं है। बड़े नेता को बड़ा बंगला चाहिए होता, ज्यादा लोगों से मिलना होता है। एक केजरीवाल ने कहा, बाकी तो किसी ने ऐसा कहा नहीं मेरे ख्याल से। आप ट्रिप्लेक्स बना दीजिए, नीचे मुलाकात सर, ये कक्ष हो सब जाएगा, essential evidence ऑफिस है। हो जाएगा। सर, वो समझना चाहिए। सर इसको है खर्चे ना को बहुत- लेके इतना बवाल क्यों सर? सर, एक थोड़ा सा- सर 72 मिनिस्टर मैं है, वही- एवरेज में 1.25 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं हुआ मैं वही साल भर कहने में। जा रहा था 72 कि- मिनिस्टर है और 95 करोड़ की आप बात कर रहे 92 करोड़, हो। हाँ। 92 करोड़, 1 करोड़ रुपया से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्चा एक साल का हो रहा है, और इसमें खर्चा क्या है? सर, मेरे को इसमें एतराज है, चीजें क्या क्या है? मुझे एतराज है इस पे। नहीं। एक बंगले पे हर साल 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो तो रहा है? खर्चे 1 करोड़ में क्या क्या इंक्लूड है सर? आप ये भी देखिए ना, कोई फर्नीचर इंक्लूड नहीं है उसमें, गार्डनर इंक्लूड है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो आप मेंटेनेंस पे 1 करोड़ रुपए खर्च करो, 1 करोड़ रुपए और कुछ होता है सर, ऐसा नहीं है। सारी पाइपलाइन चेंज, 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए बड़ा भाई, इतनी और ये बड़ी पर ईयर है।
पर ईयर है और पर बंगला है। तो 7-8 लाख रुपए महीना ज्यादा अमाउंट नहीं होता सर। 8 लाख रुपए महीना अगर खर्च हो रहा है एक बंगले के Maintenance मेंटेनेंस पर। में, होता है 8 लाख रुपए महीना बहुत सर। होता है भाई, maintenance तो होता बहुत है, है। इतना लगता है पैसा आज की तारीख में। नहीं ये करप्शन का मसला थोड़ी कर रहा है कि होता है कि नहीं होता है। सवाल ये है कि भाई इतना ज्यादा खर्च कर रहा जायज है है क्या तो वो खर्च बात हो करना? रही है। ये नहीं हो रहा कि करप्शन की अब वजह सर से आपको पता है बंगले में कितने खर्च होते हैं? नहीं पता ना? नहीं आपको पता है बंगले में कितना खर्च होता आई डू सॉरी। है? चलें ब्रेक। नहीं वैसे अच्छा है, मोदी जी अब सबको फ्लैट में ले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट बन रहे सबको हैं। फ्लैट में ले जाओ। ये अच्छा और बड़े सुंदर फ्लैट बने, नए वाले तो ना, जो ये हुगली और अच्छा, ऐसा किसी करिए, अपने किसी मंत्री दोस्त को ऐसा बोल करिए, के हाँ वही देखिएगा मैं कह रहा हूँ, आपके 2-4 मंत्री दोस्त हैं, बोल के उनको देखिएगा। भिजवाइए वहाँ।